नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देश में लगातार कोरोना का केसेस हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों में तो देखा जा रहा है कि स्थिति बहुत गंभीर है। दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और देश में तो हालात और भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ रहे केस पर हम लोगों को किस प्रकार से एहतियात बरतने हैं, साथ ही साथ आपको बताएंगे वैक्सीन को लेकर लोग अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं। मन में दुविधाएं हैं, भ्रांतियां लोगों के मन में बहुत सारी हैं। क्या लोगों के मन में इस बात का जिक्र आ रहा है कि फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए? क्या लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना के ग्राफ को कम किया जा सकता है? वैक्सीनेशन का रोल किस प्रकार से होता है? साथ ही साथ आज हम बताएंगे कि नया वायरस कितना घातक है, नया स्ट्रेन को लेकर जो लोगों के मन में सवाल हैं उन पर क्या कहना चाहते हैं और कौन कौन से आप लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना है जिससे इस महामारी से बचा जा सके। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आईएमए हेडक्वार्टर से फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं और साथ ही साथ गोयल हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर गोयल आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देश में फिर से बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ने लगे हैं केस। क्या कोरोना की आएगी फिर से नई लहर? वैक्सीनेशन का क्या है रोल? क्या लोग नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन? क्या फिर से दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन? दिल्ली एनसीआर में फिर से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना लगातार पसारता जा रहा है। बढ़ते कोरोना के केस को लेकर दिल्ली सरकार के साथ जनता की चिंता बढ़ने लगी है। देश के पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम के साथ देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर चिंता जाहिर की है। होली का त्योहार नजदीक है, जिसको लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। स्टेशन और बस अड्डों पर लोगों की भीड़ है। देश के कई राज्यों में तो कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगा है। दिल्ली को देश की सबसे प्रदूषित शहरों में भी गिना जा रहा है, जो कि चिंता का विषय बन गया है। प्रदूषण और कोरोना दोनों ही फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर प्रदूषण और कोरोना मिल जाए तो रफ्तार कोरोना की और तेज हो जाती है। दोनों बीमारियों में मास्क लोगों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। तो कैसे बचें इस महामारी से? कौन कौन सी बातों का रखना है ध्यान? अगर आपको जाननी सारी बातें तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। जिस तरह से कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है, बीच में अभी रफ्तार हल्की हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी फिर केस आ रहे हैं जो कि चिंता का विषय है। सर, देखा जाए दिल्ली एनसीआर में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि देश में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी जगह तो रात में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। कुछ राज्यों में तो हालात बहुत खराब है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी। जो सीन बन रहा है, लगता है फिर से कोरोना एक बार से घातक होता जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दस्तक क्या, आपके घर के अंदर आना शुरू हो गया है। तो इसीलिए बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है। दिल्ली में जो केस 200-300 पर डे भी नहीं होते थे, आज 1500 केस हो रहे हैं। देश में कुछ हज़ारों में केस हो रहे थे, वो 60,000 के पार पहुंच गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं स्वस्थ रहें। मैं और मेरे घर वाले, मेरे समाज, मेरी सोसाइटी में ये ना फैले। तो ये आपका और हमारा ही दायित्व है कि हम इससे बचें। कोरोना कभी भी खुद नहीं आता, आप उसको पकड़ते हो। उसको किस तरह से पकड़ते हो कि किसी भी इन्फेक्टेड आदमी है जो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है या सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, उसके पास में आप जा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ख़ास तौर से ये देखा गया है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हुई हैं, मतलब जहाँ पर एक कोई इवेंट हुई, चाहे शादी हुई या भीड़ भाड़ वाले इलाके हुए, चाहे फ्यूनरल भी हुए, चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम हुआ, गेट टुगेदर हुए, और राजनीतिक प्रोग्राम हुआ, ये फेस्टिवल हुए, जैसे कि आपने देखा दिवाली के एकदम बाद बहुत तेज़ी से हुआ। तो ये सारे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप दूरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये वाले इलाकों में जब जाते हैं तो आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये घातक किसके लिए? आपके और मेरे लिए।
अगर मैं किसी इन्फेक्टेड आदमी के संपर्क में आऊँगा तो मेरे को इन्फेक्शन होगा। आपको ये एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहता हूँ, अगर एक किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके कारण एवरेज अब 30 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, 30 लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, 30 कॉन्टैक्ट्स। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और इन 30 कॉन्टैक्ट्स में भी हो सकता है 70% 80% एसिम्प्टोमेटिक हो। तो एक ही बचाव है, मास्क। अगर आप जो अपनी लापरवाही को ऐसे ही करते रहेंगे तो कोरोना से फिर से आप देश में, दिल्ली में केसेस बढ़ने चालू हो गए हैं और आगे बढ़ेंगे। और हमारी समस्या आगे क्या है कि अगर एडमिशन की आवश्यकता फिर से पड़ने लगी, जैसे कि पड़ रही है, जो हमारे अस्पताल में, गोयल अस्पताल में पिछले 1.5 महीने से एक पेशेंट नहीं आया था, आज की डेट में 4 पेशेंट्स भर्ती हैं। पिछले 2 दिन में ये आए हैं। पूरी दिल्ली में भी इस प्रकार से कई सौ केस भर्ती हैं। तो मित्रों, ये आपके हाथ में है कोरोना से बचना और एहतियात रखना। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, आप लोग बार बार प्रोग्राम करके समझाते हैं, दर्शकों को न्यूज़ में भी आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है कि हम लोगों को प्रोटोकॉल को पालन करना है और साथ ही साथ सैनिटाइज़र, मास्क और हम लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। सर, सुनने में आता है, कहा जाता है कि लॉकडाउन लगाने से क्या कोरोना के ग्राफ को कम किया जा सकता है? जैसे और राज्यों में देखा जा रहा है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कुछ जगह तो लॉकडाउन है। क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी लॉकडाउन लगना चाहिए। अभी तो कंट्रोल में है, क्योंकि अभी जितने केसेस भी बढ़ रहे हैं ना, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी एडमिशन्स, हॉस्पिटलाइजेशन की कम ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर हमको एक वेरिएंट जो वायरस है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपका एक स्पेसिफिक सवाल था, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं? नहीं, मुझसे ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब है जहाँ भी जो पॉजिटिव आया उस बिल्डिंग को या उसके घर को, उसको सील किया जाए, ना कि पूरी की पूरी गली को सील किया जाए। और उसको टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए, ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स बढ़ा देना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन बढ़ा देना चाहिए, और उनको जहाँ क्वारंटाइन और टेस्ट की ज़रूरत है वो बढ़ा देना चाहिए। और जो क्वारंटाइन है, जो लोग पॉजिटिव हैं, उनको सिविक अथॉरिटीज़ फॉलो करें कि वो घर के अंदर रह रहे हैं कि नहीं। ये सारा वी हैव टू गो टू बैक टू बेसिक्स। जो पहले बेसिक था कि जिनको बीमार हैं वो घर के अंदर रहें, ये इन्फोर्समेंट सरकार को करना होगा। नहीं तो पता चला जो पॉजिटिव हैं वही घूम रहे हैं मार्केट में। तो ये भी फॉलो करना उनका काम है, सरकारी एजेंसीज़ का। इन दिस केस जो सिविक अथॉरिटीज़ होती हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़, वो इसको देखती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। सर, आपने ये बात तो बता दी, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो कोरोना हो गया था, ठीक हो गया, एंटीबॉडीज़ मेरे अंदर बन गई थी, अब मुझे मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, अब मुझे मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिसको कोरोना हो गया है उसको दोबारा होना हालांकि रेयर है, लेकिन हो सकता है पहली बार। तो लेकिन आप जब समाज में जा रहे हैं तो मास्क लगाना, जो किसको कोरोना हो गया उसको भी ज़रूरी है। दूसरा, आपने पूछा जिसको वैक्सीनेशन हो गया। पहली बात तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को ये समझना होगा कि 1-2 वैक्सीन लगती हैं। जो कोवैक्सीन को कहा गया है कि एक डे 1 पे लगेगी, डे 28 पे दूसरी लगेगी। कोविशील्ड में अब नया आ गया, डे 1 लगेगी और सेकंड 6 to 8 वीक्स बाद लगेगी। उसके भी 15 दिन से 1 महीने बाद एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं। तो ये पहले तो ये समझना है, वैक्सीन लगने के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने का करीब 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं। दूसरे बात, उसमें आपकी एंटीबॉडीज़ का नंबर है कि लो नंबर है कि हाई नंबर है, ये आपको टेस्ट करने से पता चलेगा। इसी तरह से जो 73% कोविशील्ड की एफिकेसी पाई गई है, इसी तरह से कोवैक्सीन की भी इसी रेंज में पाई गई है। इसका मतलब 20 से 25% में वो एफिकेसी भी नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपको मास्क लगाना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप में एंटीबॉडीज़ पैदा हों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो, आप फिर से इन्फेक्शन के घेरे में आ सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क को लगाना है। सर, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन को लेकर हमारे देश में, समाज में बहुत भ्रांतियाँ हैं और वैक्सीनेशन को लेकर लोग उतने अग्रसर नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने हम लोगों की एक तरह से जागरूकता थी। आपके हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों को दूर करें। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या किसी को कोई सीवियर डिजीज़ है, जैसे किसी को अस्थमा है, पहले से डायबिटीज़ है, हार्ट का पेशेंट है, बीपी, तो इन लोगों को वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है? इनको तो एक्चुअली ज़रूर लगवानी है। आपके सवाल का बाद के सवाल का पहला जवाब देता हूँ। जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है,
वो तो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप में है। अभी आपने देखा जैसे 45 से 60 साल के जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको पहले लगाया जा रहा है, हालांकि 1 अप्रैल के बाद 45 साल के ऊपर सबको लगेगा। तो जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, कार्डिक डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और ओबेसिटी है, वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। उनको तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, इसलिए उनको तो लगाना ही लगाना है, ज़रूर लगाना है। उल्टा ये है कि ज़रूर लगाना है। ये तो आपका हो गया बाद के सवाल का। दूसरा आपने पूछा भ्रांतियाँ। देखिए शुरू में बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ थी कि इससे ये हो जाता है, वैक्सीन सेफ़ नहीं है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश में 4 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, करीब 5 करोड़ वो होने पहुँचने वाला है शुरू में। दूसरा मैं बताना चाहता, शुरू में कुछ लाख को वैक्सीन लगती थी, अब 20 से 30 लाख को वैक्सीन लग रही है रोज़ाना। ये इफ़ेक्ट है और इनमें कोई किसी को बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे कि भ्रांति फैली कि उनको कैसे ब्लड क्लॉट बन जाता है, किसी ने भ्रांति फैला दी कि प्लेटलेट कम हो जाती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कम हो जाती है, जैसे डेंगू में होता है, ये सब फिर साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया कि ये सब गलत है। वैक्सीन से कुछ ऐसा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाया गया। अभी तक देश में ही 5 करोड़ लग चुके हैं और इसके अलावा जब ये शुरू की थी उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, यहाँ तो अब ट्रायल खुद ही हो गया। इसके अलावा जो भी वैक्सीन लग रही हैं आज की डेट में, उनकी एक्सेप्टेंस फिर जो शुरू में कम थी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि लोगों को आप देख रहे हैं कि लोग लगवा रहे हैं तो देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटा सा इंजेक्शन लगने वाला है। तो अब तो जो सरकार कर भी रही हैं कि जैसे कि दिल्ली में अब 9 बजे से 9 बजे तक वैक्सीन लगने लगी, सेंटर्स बढ़ाए जाने लगे। अब ज़रूरत है कि लोगों के एक्सेप्टेंस भी हो और सरकारी सेंटर्स, प्राइवेट सेंटर्स और बढ़ें, ज़्यादा सेंटर हो, ज़्यादा सेशन हो, जिससे कि हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग है जिसको वैक्सीन लगने की ज़रूरत है। ये तभी लगेगा जबकि हमको बहुत एग्रेसिव तरीके से वो लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने बताया कि वैक्सीनेशन का हमारे देश में बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत बड़े वर्ग को आपने कहा लगाने की ज़रूरत है, तभी इस महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। सर अगला सवाल मेरा इस बात का है कि लोग नए वायरस को लेकर बहुत चिंतित हैं, कहे जो नया स्ट्रेन है, वेरिएंट है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या उसमें वैक्सीन काम करेगी, क्या ये इलाज होगा जो ब्रिटेन का वायरस है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए 3 स्ट्रेन अभी पाए गए हैं हिंदुस्तान में, एक है साउथ अफ्रीकन, एक ब्राज़ीलियन, एक यूके स्ट्रेन है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है वायरस की कि उसके कुछ म्यूटेशन होते रहते हैं। वो तो हज़ारों म्यूटेशन होने हैं, तो होते ही होंगे ही। और उन म्यूटेशन में क्या किसी उसकी सेल सरफेस चेंज हो गया, किसी का कोई न्यूक्लिक एसिड चेंज हो गया, तो ये म्यूटेशन कोई बड़ी बात नहीं, पहली बात तो ये जानना है। दूसरी बात ये जानना है कि जो अभी पाया गया है कि भाई ये म्यूटेशन हो सकता है ज़्यादा इन्फेक्शस हो, ज़्यादा तेज़ी से फैले, लेकिन ज़्यादा लीथल नहीं है, ये भी एक पाया गया। और तीसरी चीज़ भी ये पाई गई है कि इसका जो डिज़ीज़ है जिसको होगा, सिम्टम्स वही पुराने हैं, वही है, खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, बदन टूटेगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लूज मोशन हो सकते हैं, या उसके बाद फिर निमोनिया हो सकता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और इलाज भी वही है। तो क्लिनिकल बेसिस पे तो वेरिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि भाई तेज़ी से फैले, ज़्यादा केसेस कम टाइम में हों, लेकिन इसके लिए भी अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया हमारे पास। इसीलिए ये वेरिएंट एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ये है कि इसमें ना कोई इलाज में ना डायग्नोसिस में फ़र्क है, और इसके अलावा जो भी वेरिएंट आया है ये कितना लीथल ज़्यादा होगा, कम होगा, ये होगा, इसके लिए अभी बहुत सारी स्टडीज़ की ज़रूरत है। यहीं एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी पेंडेमिक वर्ल्ड में पहले हुए वो 3-4 साल चलते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। ये भी वायरस की एक लाइफ साइकिल है, एक तरीका है, जो म्यूटेशन होंगे, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर वेव आएगी, फिर कम हो जाएगा, फिर आगे वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि चूँकि इस बार की पेंडेमिक में वैक्सीन आ गई है, इसीलिए वैक्सीन की बात मत करना, नहीं तो पहले कभी भी इतने होते थे, जैसे स्पेनिश फ्लू हुआ 3 साल चला, तब वैक्सीन नहीं होती थी, वैक्सीन बनने में लगते थे 8-9 साल। मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडियन साइंटिस्ट को, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को, कि देश ने 8-9 महीने में वैक्सीन बना ली। 2 वैक्सीन अभी हमें चल रही हैं, 2 वैक्सीन और आने वाली हैं, जाइडस कैडिला की और एक हैदराबाद की कंपनी की, स्पुतनिक रशियन उसके साथ मिलके। तो इसलिए हो सकता है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमको ये ज़रूर मानना होगा कि ये 2-2.5 साल चल सकता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है
कि 2-2.5 साल ही चल सकता है। इसीलिए सिर्फ एक ही तरीका है बचाव, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इलाज तो सपोर्टिव है बस, कि ऑक्सीजन कमी ऑक्सीजन दे दी, कुछ सेलुलर डैमेज स्टेरॉइड दे दिया, कोई इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन की दवाई दे दी, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ दे दी, एंटीवायरल जो दवाइयाँ हैं वो भी एक्सपेरिमेंटल, रेमडेसिविर है या टोसिलिजुमैब है, जो भी है ये भी एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं। ये नहीं है कि वायरस को मार ही देंगे भाई, 3 दिन का कोर्स किया है, या मान लो मलेरिया की क्लोरोक्विन ले लिया, उसके डेरिवेटिव्स खत्म हुआ, मलेरिया क्योर हो गया, ऐसा है नहीं। टीबी की दवाई ले ली 6 महीने क्योर हो गया, ऐसा नहीं है अभी। और मुझे लगता है काफ़ी सारे वायरस में ऐसा है कि उनकी दवाई नहीं बनती, क्योंकि ये क्या होता है, ये बड़ी तेज़ी से म्यूटेशन करते हैं, बदल देते हैं, रूप बदल देते हैं, ये बहरूपियाँ हैं। तो इन बहरूपियों से बचने का तरीका तो वही है मास्क। वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप एक जानना चाहो क्या करें, मास्क लगाएं, प्रॉपरली फिटेड नोज पर चिन तक के नीचे लगाएं एक, और दूरी रखें, और हाथ साबुन पानी से साफ़ करें सरफेसिस पे, और दूसरी जगह पे टच ज़्यादा ना करें। घर में जाकर नहाएं, बाहर से आ रहे हैं तो जाकर सबसे पहले कपड़े उतार कर, बाहर जूते उतार कर घर में नहाएं, तब फिर सारे लोगों से मिलें। तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं। मैं तो इसके आगे भी जाऊंगा, मान लो बाहर से आपकी सब्जी आ रही है, ये आ रही है, तो बाहर की पन्नियों में मतलब आपने थैला लेके जाओ। आप ये कैंपेन चलाइए सीसीएन से कि थैला लेकर बाजार जाएं, बस अपना थैला लेकर जाओ, धुला हुआ लेकर जाओ, उसमें डाल दें भैया, उसी में सारा जो भी सब्जी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, या जो भी आप ग्रॉसरी ले रहे हैं, बड़ा थैला हो छोटा डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट, उसमें डाल दो। नहीं तो क्या है, जो पन्नियाँ आप है, कितने लोगों ने टच किया, कितने ने टच किया, फिर आपको घर लाकर वो सामान को गर्म पानी से 15-20 मिनट में धोएं, साफ़ करें, हाथ को साबुन पानी से साफ़ करें, तब उसको टच करें। ये भी एक है जो आपको कहते हैं फोमाइट ट्रांसफ़र, मतलब सरफेस से या उस पर लग जाते हैं ट्रांसफ़र, फोमाइट ट्रांसफ़र, उससे भी आपको बचना होगा। 2 गज की दूरी से जो एरोसोल से वायरस निकलता है उससे बचना होगा। और अल्टीमेटली क्या है, हाथ धो लेंगे, हाथ साबुन पानी से धो लेंगे, तो वही हाथों से टच करके वही मुंह पर नाक पर लगते हैं, वही वायरस अंदर जाते हैं। तो इसलिए हैंड हाइजीन का इम्पोर्टेंस। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज करें, सुबह योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इस प्रकार से अगर आपको बीमारी हो भी जाएगी तो 70-80% में माइल्ड होती है, सिर्फ 5% में ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत हो। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एहतियात हम लोगों को बरतने हैं, एहतियात, नहीं तो आपके दरवाजे से घुस जाएगा वो। डॉक्टर साहब बार बार दर्शकों ये बता रहे हैं कि हम सब लोगों को एहतियात बरतने और मास्क प्रॉपर तरीके से लगाना है। अगर मास्क लगा है तो इस बीमारी से हम लोग लड़ सकते हैं। सर, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, कैसा डाइट? बिल्कुल, जैसा अभी अब मैंने बताया ना, इम्यूनिटी में सबसे पहला काम ये है कि सुबह उठो, आपकी दिनचर्या ठीक रखो, 6 बजे उठो, थोड़ा आधा घंटे पौना घंटे ब्रिस्क वॉक करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव रहो। खाने में ये मिर्ची मसाले तली चीज़ें फैट वेट का सेवन ना करें, ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करें। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे आप इम्यूनिटी बूस्टर आते हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। और अगर ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं, शुगर है, बीपी है, उनको ख़ास तौर से हो सकता है सपोर्टिव कैल्शियम या बी कॉम्प्लेक्स या जिंक, इस तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स वो देना पड़े, वो तो उन जो भी उनके डॉक्टर होंगे वो बता देंगे। लेकिन उनके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा ये भी ज़रूरत है कि हमारे सीनियर लोग जिनको ख़ास तौर से कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो बिना मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि एहतियात के साथ बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर, आप हमारे इस मंच पर आए और दर्शकों को, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपने बताया कि इस संकट के समय में कैसे हम लोगों को अपना बचाव रखना है। और लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से कोविड कभी ख़त्म नहीं होता है। बस जितना हम लोग एहतियात बरतेंगे सर, उतना हम इस महामारी से बचेंगे। एक बात आप चलते चलते दर्शकों को ये आप लोगों का स्नेह है। एक दिन भी हमने पेशेंट केयर को नहीं छोड़ा जब से 22 मार्च से लॉकडाउन लगा 2020 में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपनी क्लिनिक में पेशेंट नहीं देखे हो, अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं किया हो, चाहे वो कोविड पीड़ित मरीज़ हैं या नॉन कोविड हैं, या वो डिलीवरी वाले मरीज़ हैं या और कोई समस्या के मरीज़ हैं। मेरा इस सब से आपके स्नेह जो हमको लोगों को मिल रहा है, ये कहना है इसी प्रकार से आप सेवा करते रहें आप सब,
और अपने आप को बचाव करते हुए। उसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, जैसे डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि जब कोविड का पीक था तो 2 मास्क हम लोग लगाते थे, हाथ में ग्लव पहनते थे, जिससे कि हाथ गंदे नहीं हो, वो हमारे नाक से नहीं लगे, और कम से कम 2 गज की दूरी मस्ट थी, और बार बार हैंड सैनिटाइज करना हो। तो इन चारों के कारण मैं कहता हूं कि मेरे को आज तक कोविड नहीं हुआ। अब तो हमने खैर 2 वैक्सीन भी लगवा लिया, अब 1 महीने बाद एंटीबॉडी चेक करेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूं कि इन सब प्रक्रियाओं के कारण, हैंड हाइजीन, चाहे ग्लव यूज़ किया पीक में, या साबुन पानी से सैनिटाइज किया, या मास्क लगाया, दूरी रखी, और रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखा, बाहर से आने के बाद घर में घुसने के पहले स्नान किया, इसके कारण ही कोविड से हमारा बचाव है। ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं हुए बीमार तो आगे ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर हर आदमी, हर महिला को लगाने की सरकार ने घोषणा कर दी है। आपके आसपास जो भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ लगाएं, और अपने बुजुर्गों को जरूर ले जाएं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको जरूर लगवाएं। मैं सुनील चौहान जी का इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ CCN को। थैंक यू। तो देखा आपने, डॉक्टर गोयल ने आपको बताया और समझाया कि वैक्सीनेशन के लिए आप सभी लोगों को ज़रूर घर से निकलना है। वैक्सीन को लेकर मन में भ्रम बिल्कुल ना पालें, बिल्कुल सेफ है इंडिया की वैक्सीन, सर ने कहा। और हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया जो इतने कम समय में वैक्सीन को बनाया। सर बार बार यही कह रहे हैं कि इस महामारी से अगर बचना है तो एहतियात बरतना है। संकट अभी कम नहीं हुआ है, महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जितना एहतियात बरतोगे उतना ही हम लोग इस महामारी से बच सकेंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।